नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, महासेवा की तरफ से और यूनिसेफ की तरफ से दोस्तों, और यूनाइटेड वे मुंबई यूडब्ल्यूएम की तरफ से स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस खूबसूरत लाइन के साथ में। आपका और खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो। आप सभी का, आपका और खुशियों का जन्म जन्म का साथ हो। आपकी तरक्की की हर किसी की जुबान पर बात हो। आपकी तरक्की की हर किसी की जुबान पर बात हो। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई मुश्किल आए, माय फ्रेंड गणेशा आप सभी के साथ हो। माय फ्रेंड गणेशा आप सभी के साथ हो, जिसको निश्चित ही आप फ्रेंड जो होता है, और गणेश जी का, गणेश उत्सव का माहौल है चारों तरफ, मुंबई और महाराष्ट्र में तो है, देश भर में। तो आप सभी पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहे, और हमारे दो जो तीनों स्पीकर हैं, तो उन पर विशेष कृपा अब आप सभी पर बनी रहे, लेकिन पूजा शिंदे और हमारे निखिल संपत पर भी कृपा बनी रहे, क्योंकि आगे ये जो अवेयरनेस और एजुकेट करने का जो प्रयास और हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम पूरे साबित हों, क्योंकि ये जो है विनायक विवेक के और रिद्धि सिद्धि के दाता है, और ये भी हम एजुकेशन का जो काम कर रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ऐसी प्रार्थना करते हुए, चरणों में धोख देते हुए, मैं इस खास वेबिनार का स्वागत करता हूं दोस्तों। महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, यूनिसेफ आपको पता है, यूनाइटेड नेशन फंड, जो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए खास तौर पर एक बेहतरीन काम कर रहा है, तो वो उनका जॉइंट वेंचर, और साथ में यूनाइटेड वे मुंबई, खास तौर पे मुंबई के लिए अवेयरनेस, जो सोशल सब्जेक्ट है, तमाम सब्जेक्ट आपको आने वाले दिन, अभी फिलहाल कोविड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी में, तो वो अवेयर के लिए हमारा यूनाइटेड वे मुंबई साथ में है, महासेवा के यूनिसेफ साथ में। सभी एक ही मकसद एक ही है कि देश से, दुनिया से कोरोना जाए। और आज जो सब्जेक्ट है हमारा, पहला सब्जेक्ट, कि हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से स्प्लिट होने से हम बचा सकते हैं कोविड से। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कंज्यूमर एक्ट दोस्तों। कंज्यूमर एक्ट, उपभोक्ता कानून क्या है, और ये हाउसिंग में, हाउसिंग रेरा और हाउसिंग में कैसे आपको अधिकार दिला सकता है। उपभोक्ता कानून बड़ा मजबूत कानून है, लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, लेकिन विनोद संपत साहब पिछले कई सालों से इसमें बड़े लोगों को अवेयर और एजुकेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को न्याय भी दिलवाया है। और अभी उनके पुत्र एडवोकेट नितिन संपत साहब इस सब्जेक्ट पर काफी सालों से काम कर रहे हैं। रेरा पे तो एक्सपर्ट है, कंज्यूमर एक्ट पे भी काफी सारे काम कर रहे हैं वो। तो आज वो इस मामले पर आपको प्रकाश डालेंगे, आपके कंज्यूमर से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड किस तरह के मैटर्स होते हैं, और किस तरह से आप अधिकार पा सकते हैं। रेरा जैसा महत्वपूर्ण कानून है, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है, रेरा, महारेरा, लॉ एंड प्रैक्टिस, उसके भी हमारे मिथिल जी इस पे भी एक अच्छे महत्वपूर्ण पार्ट है, एक ऑथर के रूप में है। और सीए रमेश प्रभु जी जो हाउसिंग गुरु हैं, उनके संपादन में ये बुक 1600 पेज की लिखी गई है, जिसको WIRC, जो ICA इंस्टीट्यूट है, उनकी विंग है WRC, उन्होंने पब्लिश किया है। टेक्स्टमैन इसका पब्लिशर है। तो ये 1600 पेज की बुक बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी ले सकते हैं। मैं दोनों हमारे जो तीनों स्पीकर हैं उनका स्वागत करता हूँ। और एडवोकेट नितिन संपत साहब काफी सारे रेरा में एक्सपर्ट हैं, कंज्यूमर एक्ट में एक्सपर्ट हैं, और युवा हैं, साथ ही इनको और आगे का सफर तय करना है। लेकिन इनका जो काम है, और यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से पूजा सिंधे जो है, ये इतनी कम उम्र में, दोनों यूथ है हमारे साथ में, और ऐसे यूथ यदि सोशल में, सोशल फील्ड में, और जज्बा हो अवेयरनेस करने का, एजुकेट करने का सोसाइटी को, तो निश्चित ही बदलाव आता है। और यूथ यदि ठान ले तो बहुत सारा बदलाव आता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं उनको, यूथ को, और आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य, गणपति बप्पा का आशीर्वाद, दोनों एक यूथ हमारे साथ मौजूद है। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, महासेवा की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, और UWM की तरफ से, यूनाइटेड वे की तरफ से। बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में, इनके जो किरदार में, इनके काम में जो खुशबू आती है, उसके रिलेटेड खूबसूरत लाइन। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र सेंट की बहुत खुशबू आ रही होगी, जहाँ पे भी गणपति पंडाल मिलते हैं, आपने देखा होगा, तो खुशबू तो आ रही होगी, उसी खुशबू से रिलेटेड है। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आए जब आपके किरदार में, जब आपके काम में खुशबू आए। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। और हमारे दोनों किरदार जो है, पूजा सिंधे हो या मिथिल संपत हो, और इनकी दोनों की स्माइल भी बहुत अच्छी है। तो आप सभी स्वागत करें दोनों का, आप सभी पार्टिसिपेट करो, और दिल से स्वागत करें दोनों को। बहुत इनको शुभाशीष दे, आशीर्वाद दे। आज का दिन जो है बप्पा का दिन है, और पूरा एक हफ्ता, पूरा दिन रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं
यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से पूजा सिंधे को बुलाऊं, उसके पहले मैं हाइलाइट्स के लिए एडवोकेट मिथिल संपत को बुलाना चाहूंगा। मिथिल जी, प्लीज वेलकम फॉर योर टुडेज लेक्चर। आपका क्या हाइलाइट्स होगा ताकि लोग समझे और लोग रुके रहें आपके लेक्चर के लिए। तो मिथिल जी, आप अपना हाइलाइट्स बताइए आज का जो आपका लेक्चर होगा, जो आप अवेयर करने वाले कंज्यूमर्स को, आप तमाम जो कंज्यूमर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपका हाइलाइट्स क्या होगा। यस सर, डेफिनेटली बताता हूँ सर। इन शॉर्ट, जब भी कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उन्हें एक तसल्ली रहनी चाहिए कि जो फ्लैट हम ले रहे हैं, हम हमारे मेहनत के पैसे से ले रहे हैं, और जो हक की बातें हम सौदा करते हैं, तो वो सौदा ढंग ढंग से कैरी आउट होना चाहिए। तो उस प्रकार में, उस संदर्भ में, जब भी घर या ऑफिस खरीदने वाले लोगों को किसी प्रकार की अड़चन आती है, किसी प्रकार का रोड ब्लॉक या प्रॉब्लम आता है बिल्डर के साथ, तो हम क्लाइंट को सॉल्यूशंस किन किन रास्तों से दिलाते हैं। रेरा के 2-3 रास्ते हैं और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इन शॉर्ट, जब भी कोई घर या ऑफिस खरीदता है बिल्डर से, तो कंज्यूमर में और रेरा में उसमें केस वगैरह कैसे फाइल करने चाहिए, उन बातों पर गौर फरमाऊंगा। थैंक यू वेरी मच मिथिल। जैसा आपने हाइलाइट्स बताया, तो जरूर ही आपको, आप रेरा में हमने भी काफी वेबिनार्स किए हैं आपके साथ में, सुलेमान भीमानी के साथ में, अनिल रिसोजा के साथ में। तो आप लोग सभी युवा अच्छा काम कर रहे हैं। रेरा में एक बेहद महत्वपूर्ण कानून जो आज 4-5 साल हो गया है, और गौतम चटर्जी साहब तो एक आइडियल है इसके लिए देश भर में, कि दूसरी जो रेरा है, गुजरात रेरा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, सभी लोग यहाँ पे सीखने आते हैं। गौतम चटर्जी साहब भले से रिटायर हो गए, लेकिन उनका जो काम है वो बोलता है। और जरूर आज उनका जो मैसेज है, आप बरोबर लोगों को एज, उनका भी मकसद यही है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जो फ्लैट खरीदने जाता है, तो उसके एज अधिकार, राइट्स क्या है, किस तरह से वो उससे धोखाधड़ी में उसकी जमा पूंजी जो है वो उसको सुरक्षित घर मिले, सुकून के लिए, शांति के लिए जो घर लेता वो मिले। तो बिल्कुल ही आपका ये प्रयास बहुत बेहतरीन रहेगा, आपका स्वागत है। और साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से पूजा सिंधे को इनवाइट करता हूं। आप अपना जो आज का हाउसिंग सोसाइटी में अवेयरनेस का जो कोविड स्प्रेड है, आज भी कोविड गया नहीं दोस्तों। वो मास्क और सैनिटाइज के साथ में आप जितना अवेयर कर सकें, जितना आप उनको बता सकें, तो आगे के सब्जेक्ट के लिए मैं पूजा सिंधे को इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए, और ये बात बताने के लिए भी कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। सो नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पूजा शिंदे है और मैं यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से हूँ। यूनाइटेड वे मुंबई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 19 सालों से कम्युनिटी डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो मैं क्विकली मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, फिर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज क्यों बहुत जरूरी है ये कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, और हम सब एक साथ मिलके कैसे इस वायरस के सामने लड़ सकते हैं और एकजुट होके उसको जल्दी से जल्दी इरेडिकेट करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेशंस जो है, ये जो पूरा प्रोग्राम जो है वो क्या है। तो जब फर्स्ट वेव कोविड-19 का था, जो जब हिट किया, तब पूरे गवर्नमेंट को, पूरे देश में और पूरी दुनिया की सारी जो गवर्नमेंट्स है, सारे जो अलग-अलग गवर्निंग बॉडीज है, उनको पता नहीं चल रहा था कि हम इस ये जो पेंडेमिक जब डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया, तो इससे कैसे फाइट किया जाए। और धीरे-धीरे जब फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, तब हमें पता चला कि ये जो इंडिविजुअल संगठन होते हैं, इंडिविजुअल जो ग्रुप्स होते हैं, उनका बहुत ज्यादा महत्व है इस कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए। बिकॉज ये जो वायरस है वो हम सबको पता है कि उसके लक्षण निमोनिया जैसे होते हैं, वो बहुत तेजी से फैलता है, और उसके लिए बेसिक सैनिटेशन जो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए यूनिसेफ महाराष्ट्र और यूनाइटेड वे मुंबई ने मिलके ये अलग कैंपेन लॉन्च किया है, जो स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज जो है, हमारे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है मुंबई में, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पर एज अ स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्मॉल ग्रुप लेवल के ऊपर हम अपने आप को इतना मजबूत करें, ताकि ये जो कोरोना कोरोना वायरस की जो चेन है, हम उसको रोक सके, हम उसको तोड़ सके।
सबसे पहले हम बताते हैं कि यूनाइटेड वे मुंबई क्या है। यूनाइटेड वे मुंबई, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम पिछले 19 सालों से अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, पब्लिक सेफ्टी, सोशल इंक्लूजन। तो ये सारे जो अलग अलग क्षेत्र है, वहां पे हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर। और आज तक हमारे साथ 500 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं हमारे, जो ये अलग अलग जो कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जिनको हमें सपोर्ट करते हैं। और यूनाइटेड वे मुंबई ये एक पहला ऑर्गेनाइजेशन है कोविड 19 के रिस्पॉन्स के लिए। जब मार्च 2020 में ये जब कोविड 19 का जो वेव है वो बहुत ही हार्ड हिट किया था, और हमने आज तक 118 हॉस्पिटल्स अक्रॉस 35 सिटीज इन इंडिया, उनको हमने हेल्प किया है। आप यहाँ पे नंबर्स भी देख सकते हो। तो हॉस्पिटल्स में बेड्स है, मैट्रेसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कोविड रिलेटेड जो भी सपोर्ट था वो हमने प्रोवाइड किया है। ये हमारा आप ये इम्पैक्ट फिगर देख सकते हो कि मेजर सिटीज जो है मुंबई, पुणे, इंदौर, नई दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अमृतसर, लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद, ये पूरे अक्रॉस इंडिया में जितनी भी अलग अलग सिटीज है, मेगा सिटीज है, स्मॉल सिटीज है, तो वहां पे हमने हाइजीन और सैनिटेशन सप्लाईज के थ्रू थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स, कॉर्पोरेट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ मिलके हमने ये सारे जो सप्लाईज थे हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। और इस साल हमारा ये जो नया कैंपेन है जो यूनिसेफ महाराष्ट्र के साथ हमने लॉन्च किया है, इसमें हम चाहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज जो है हमारे, वो इतने ही स्ट्रेंथन हो। तो हम चाहते हैं कि जो हाउसिंग, ये कैंपेन बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज को हमारे साथ। जो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग्स होते हैं, उसके अंदर हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, एज ए इंडिविजुअल बॉडी एक्ट करे, कि हम सोसाइटीज में कोरोना के रिलेटेड जितने भी मिथ्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे सही तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाए, और एज अ सोसाइटी हम अपने सोसाइटी की कमिटीज जो है उनको कैसे स्ट्रेंथन करें, उनको कैसे इमरजेंसी लेवल पे काम करने के लिए हेल्प करें। ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं हम इस ट्रेनिंग में कवर करते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमने इनिशियली, ये जो 12 वार्ड लिस्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो, वार्ड डी से लेकर वार्ड टी तक, ये सारे वार्ड्स जो है वो हमने सिलेक्ट किए। तो आउट ऑफ 24 वार्ड्स हमने 12 वार्ड सिलेक्ट किए हैं। तो ये 12 वार्ड्स ऐसे वार्ड्स है जहाँ पे कोविड 19 का जो एक्टिव केसेस के जो रेट्स है वो सबसे ज्यादा थे जब हमने कैंपेन लॉन्च किया। तो हमारा मेन फोकस है कि ये जो 12 वार्ड्स जो जिसके नाम आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एरियाज में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाए, उनके साथ ये जो डिजिटल ट्रेनिंग जो है हम ये डिजिटल ट्रेनिंग करें, उनको स्ट्रेंथन करें, उनके जो भी डाउट्स है, उनको जो भी सहायता चाहिए अपने सोसाइटीज के अंदर, जो भी नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो एक बनाते हैं। और उसके साथ साथ उन्हें एज अ डिजिटल कोविड वॉरियर, मतलब एज अ सिटीजन, हम चाहते हैं कि वो लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे हाउसिंग सोसाइटीज है, जो दूसरे कम्युनिटीज है, उसके अंदर ये सही इंफॉर्मेशन जो कोरोना के रिलेटेड है, कोविड 19 वैक्सीनेशन के रिलेटेड जो भी सही इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करने में हेल्प करे। तो आरडब्ल्यू का रोल क्या होता है, अब ये हम ये जानेंगे कि इन केस आपकी सोसाइटी में अगर कोई रेसिडेंट मेंबर है, कोई एक फैमिली है, जो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव करते हैं कोविड 19 के, हमने फर्स्ट वेव देखा, सेकेंड वेव में हम सब ने देखा होगा कि हम सबके करीबी कोई कोई तो रिलेटिव ऐसा, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हर किसी ने ये सिचुएशन फेस किया है कि कोई बहुत ही करीबी दोस्त, कोई बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर की डेथ कोविड 19 की वजह से हुई है, और हम सब ये ट्रॉमा से गुजर चुके हैं। सो वी ऑल ऑफ अस नो दैट हाउ थ्रेटफुल दिस पेंडेमिक इज। सो हाउसिंग सोसाइटीज का क्या रोल होता है, अगर आपके हाउसिंग सोसाइटीज में, आपकी बिल्डिंग में अगर कोई फैमिली जो है, या आपके कोई फैमिली मेंबर अगर कोविड 19 का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो क्या करना चाहिए। हमेशा अपनी आपकी सोसाइटी में ये एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि आपके सोसाइटी के जो रेसिडेंट्स मेंबर है उन्हें एंकरेज कीजिए
कि वो टेस्ट करवाए। अगर टेस्ट रिजल्ट उनका पॉजिटिव आता है तो उन्हें एंकरेज कीजिए कि वो हाउसिंग, आपकी जो बिल्डिंग कमेटी है उनको उनको बताए कि हमारी सोसाइटी, हमारे घर में एक या दो केस पॉजिटिव है या हमारी पूरी फैमिली पॉजिटिव। क्या होता है अभी कि एक स्टिग्मा है, एक स्टिग्मा है कि नहीं, अगर हमने बता दिया कि नहीं हमारा फैमिली में एक पॉजिटिव केस है या हमारे फैमिली में पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, तो हमारे साथ लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे। और ये हुआ है, बहुत सारे ऐसे केसेस है। और जब कोई इंसान कोविड पॉजिटिव होता है तो एक मेंटल ट्रॉमा भी, वो खुद एक मेंटल ट्रॉमे से जा रहे होते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, और सिचुएशन भी बहुत नाजुक होती है। तो हमें ये स्टिग्मा रोकना है लोग, और टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। टेस्ट करवाना इज हेल्दी, ताकि सही समय पर हमें पता चल जाए और सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिलके उस इंसान को या उस फैमिली को बचा सके। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोगों के लिए एक स्टिग्मा होता है, अरे नहीं मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। और उसी चक्कर में टेस्ट नहीं करवाते हैं, और ये जो सिवियरिटी है कोविड 19 की वो बहुत बढ़ जाती है, और लास्ट स्टेज से रिकवर होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए आपके हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा एटमोस्फियर होना चाहिए, इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि आपके जो भी रेसिडेंट्स है वो एंकरेज हो, हाँ मेरे फैमिली में कोविड 19 का केस है, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बीएमसी की तरफ से इतने दिन का नोटिस है, और हमें सेल्फ आइसोलेशन के सलाह दिए गए हैं। तो हमारे जो भी बीएमसी के जो भी गाइडलाइंस है हमारी फैमिलीज फॉलो करेगी। और इसके साथ साथ जो कमिटी मेंबर्स है, जो बाकी के हाउसिंग सोसाइटीज, जो बाकी के जो हाउसेस है, उन्हें भी उतना ही सपोर्टिव है, वैसे माहौल एक क्रिएट करना चाहिए ताकि सब सुरक्षित रहे। एक एक अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर वो नहीं बताते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं बताने के बावजूद, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अगर वो अपने डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं, तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि पूरी सोसाइटी में ये केसेस फैल सके। और एक क्वारंटाइन जोन जो होता है, अगर पॉजिटिव केस है, सपोज एक फ्लोर पे बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे 101 में पॉजिटिव केस है, तो वहां पे एक नोटिस होना चाहिए जो ऐसे कॉशंस जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है येलो कलर में, वैसे एक कॉशंस होना चाहिए कि ये क्वारंटाइन एरिया है, यहाँ पे ये घर में बताया गया है कि केसेस है, और इस तारीख से इस तारीख तक ये घर के जो जितने भी सदस्य हैं वो क्वारंटाइन में रहेंगे, उन्हें बाहर जाने के अलाउड नहीं है। और इसके साथ साथ जिसके घर में ये केसेस है, उन्हें भी अपने जो हाउसिंग हेल्प से उनको नहीं बुलाना है, कोई भी इंसान बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। उनके जो बच्चे हैं वो भी बाहर कॉमन एरियाज में जा नहीं सकते खेलने के लिए, जब तक डॉक्टर और बीएमसी ने सजेस्ट किया है जो आपका क्वारंटाइन पीरियड है, आपका टेस्ट क्वारंटाइन पीरियड के बाद भी नेगेटिव आता है, उसके बाद आप बाहर जा सकते हो, उसके बाद भी प्रॉपर सैनिटेशन करने के बाद यू कैन स्टार्ट ऑन योर नॉर्मल लाइफ। तो जितने भी, जब भी ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जब जैसे ही आपका पॉजिटिव केस आता है, तो ये प्रिपरेशन जो है एक हाउसिंग सोसाइटी में होनी चाहिए कि अगर आपकी बिल्डिंग में कभी भी एट एनी गिवन टाइम अगर कोई भी रेसिडेंट्स has tested positive, you have to such arrangements that it can make sure that वो जो फैमिली है वो अगर वो कोविड पॉजिटिव आता है तो उन्हें भी हेल्प मिले। उसके साथ साथ बाकी ने भी फ्लैट्स है, जितने भी हाउसेस है आपकी सोसाइटी में, उन्हें भी इससे सेफ रखा जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गार्बेज डिस्पोज, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम सबको पता है कि गीला कचरा सूखा कचरा करने के लिए 2 डिफरेंट डस्टबिन आते हैं। जो घर जो क्वारंटाइन में होते हैं उन्हें भी अपना कचरा जो है वो सेपरेटली मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम यूज्ड मास्क होते हैं हमारे, या जो पॉजिटिव पेशेंट है उन्होंने खाई हुई चीजें, या उनके ड्रिंक मिल्क पाउचेस जो है वो ग्लासेस वगैरह, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह है जिसमें उन्होंने खाना खाया है, अगर मेडिसिन है, इंजेक्शन के ट्यूब्स वगैरह है, अगर वो सही तरह से अलग से डिस्पोज नहीं करते हैं, तो हमारी जो हाउस हेल्प्स है, जो ये कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं, ये जो वायरस है वो बहुत आसानी से उनमें ट्रांसमिट हो सकते हैं।
तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी रेसिडेंट्स क्वारंटाइंस में है उनको अपना कचरा अलग से सेग्रीगेट करके रखना है। तो प्रोबेबली एक रेड कलर का डस्टबिन बैग आता है, आप उसमें भी रख सकते हो ये, या तो आपके नॉर्मल डस्टबिन बैग में भी एक अलग से कुछ मार्क करके या उसके ऊपर लिख के आप रख सकते हो कि ये कोविड पेशेंट का वेस्ट है, तो उसको अलग से ट्रीट करें। और आपको ये जो आपका जो कचरा है वो अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पूरी रात ओवरनाइट बाहर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको उसको भी अच्छे से सैनिटाइज करना है 2 घंटे पहले। और आप जैसे ही आपके हाउसिंग सोसाइटी में जितने भी जो भी आपका रेगुलर टाइम होता है, जब वेस्ट कलेक्ट होता है, तो 2 घंटे पहले सैनिटाइज करके आपको ये जो वेस्ट है वो डिस्पोज करना होता है। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, हमारे जो भी हाउसिंग सोसाइटीज है उसके अंदर ये इंक्लूड करना अभी बहुत ही जरूरी और नेसेसरी है। उसके बाद बारी आती है वैक्सीन की। तो वैक्सीन जो है अभी हमारे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 तरह के जो वैक्सीन है उनको अनुमति दी है, विच इज कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। और ये सारी जो वैक्सीन है वो बहुत ही सेफ है। और अभी 18 साल से जितने भी ज्यादा आयु के व्यक्ति है वो एक वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है। हमें वैक्सीन लेने के बाद बुखार इसीलिए आता है कि वो इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी जो है वो वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप कर रही है। इसीलिए जब भी अगर हम कोविड पॉजिटिव होते भी है वैक्सीन लेने के बाद, तो उसका जो सीवियरिटी है वो बहुत ही कम हो जाता है और हम आसानी से बहुत ही जल्द रिकवर हो सकते हैं। तो कोविड-19 को लेकर बहुत सारे जो मिथ्स है, जो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं वो बोलते रहते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही जो फेमस मिथ्स है, जो बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि तो उनके बारे में बात करेंगे और वो क्यों गलत है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कि कोविड-19 कैन ऑल्टर माय डीएनए। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। कोविड-19 डीएनए पे काम नहीं करता है, वो एमआरएनए और जो वैक्सीन स्ट्रैंड होता है हमारा उसके ऊपर काम करता है। तो कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हमारे डीएनए में कोई बदलाव नहीं आता है। हमारे जो भी जेनेटिकल स्पेशलिटीज है, हमारे जो जीन्स है वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और उससे हमें भविष्य में या प्रेजेंट में वैक्सीन लेने के बाद हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हमारे हार्मोनल लेवल पे कोई चेंज नहीं आता है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर कोई आपसे आके कहता है कि नहीं नहीं वैक्सीन से डीएनए पे इम्पैक्ट होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। डीएनए के साथ डीएनए का जो लेयर है वहां तक तो वैक्सीन जाता भी नहीं है। वैक्सीन सिर्फ हमारी जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मल हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसके ऊपर काम करता है, उसके साथ मिलकर काम करता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। दूसरा ये है कि वैक्सीन कैन मेक मी सिक विद कोविड-19। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। जनरली जैसे आप सबने यहाँ पे अगर वैक्सीन लिया होगा, पहला डोज जब आपने लिया होगा, जिन जिन लोगों ने लिया होगा उनको पता होगा कि बुखार आता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि बुखार इसीलिए आता है, दैट मीन्स अवर बॉडी इज डेवलपिंग द एंटीबॉडीज। अगर हमें भविष्य में कभी कोविड होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी जो बॉडीज है जो वैक्सीन लेने के बाद वो डेवलप करती है। तो इसीलिए पहली बार बुखार आता है। लेकिन ऐसे होता है कि वैक्सीन जो है उस दोनों वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट करने के बाद भी हम कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं। यस, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि क्योंकि ये सारे जो वैक्सीन है, जो जितने भी कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल है दुनिया में, वो कोई भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हम मास्क पहने। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें अपने हाथ बाहर से आने के बाद साबुन से धोने हैं। कोई भी ऐसी चीजों को छूना नहीं है। जब हम बाहर पब्लिक प्लेसेस में होते हैं तब ऐसी कोई भी चीजों को छूना नहीं है जिससे हमारे हाथ में जर्म्स लग सके। और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी की जो बात कर रहे हैं हम, वो सारे के सारे मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। तो कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद आप बहुत बीमार हो जाओगे और वैक्सीन लेने के बाद जो बुखार आता है अगर आप उसको बीमारी कहते हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत बात है। वैक्सीनेशन कैन अफेक्ट माय मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो ये भी एक बहुत ही बीच में जब वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज स्टार्ट हुआ था 45 एज के बाद का जो यूथ जो है उनके लिए जब ये 18 प्लस के लिए जब ये वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज का जो ड्राइव है जो हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, तो उसके बाद ये और एक दूसरा दूसरी जो गलत फहमी है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है महिलाओं में वो लेट हो जाते हैं, तो ये दोनों ही बहुत ही गलत बात है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, आपकी जो माहवारी की डेट है वो ऊपर नीचे हो जाती है, वो इसीलिए होती है कि बहुत सारे शरीर में मानसिक रूप से अगर कोई आपको टेंशन है, अगर आपको बहुत वर्क स्ट्रेस है, अगर आप इंटेंसिव ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी साइकिल्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद अगर आपकी जो साइकिल है वो बंद हो जाएगी, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स जो है वो वापस वो इरेग्युलर हो जाएंगे, या इट कैन अफेक्ट योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो ये सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही गलत है। वैक्सीन लेने के बाद ये वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीजें आपके मेंस्ट्रुअल जो साइकिल से आपके जो हॉर्मोन्स है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी बिल्कुल गलत बात है। दूसरा एक जो है ये भी बहुत प्रचलित मिथ है, ये जो बहुत ही प्रचलित गलत फहमीज है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कोविड 19 से रिकवर किया है, बहुत ही मिनिमम होम आइसोलेशन होम क्वारंटाइन से उन्होंने रिकवर कर लिया है, तो उनको वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा है कि नहीं, हमारा तो कोविड से एक बार हम रिकवर हो चुके हैं, हमें वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है, और हमें तो डॉक्टर ने भी मना किया है कि वैक्सीनेशन मत लीजिए। सो ये भी बहुत गलत चीज है। क्यों? जब आप कोविड 19 से रिकवर होते हैं तो इट इज एडवाइजेबल दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months or up to 3 months डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी पोजीशन, कि आपको डॉक्टर्स एडवाइस करती है कि 2 महीने तक अगर आप वैक्सीन ना लें उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, और आपको वैक्सीन लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज कोविड से रिकवर होने के बाद हमारे जो बॉडीज में होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक चलते हैं, 2 महीने तक काम करते हैं, उसके बाद दे आर इनइफेक्टिव। तो उसके बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव वापस होते हो तो वो एंटीबॉडीज जो आपके बॉडीज में डेवलप हुए थे जब आप कोविड 19 से रिकवर हुए थे, तो वो इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए ये बहुत गलत बात है कि आप जब कोविड 19 से रिकवर हो जाते हो तो उसके बाद आपको कभी वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको रिकवर होने के बाद आप फैमिली डॉक्टर से, आपके जो भी डॉक्टर्स है उनके द्वारा सुझाए गए टाइम पीरियड के बाद आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी है। और ये भी एक जैसे जैसे वैक्सीनेशन के जो रेट्स है हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं, हम अभी हमने दोनों वैक्सीन, हमारे तो दोनों टीके हो चुके हैं, तो अभी तो कोविड 19 हमें छू भी नहीं सकता है, तो हमें मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्क सब लोगों को ऐसा लगता है कि मास्क पहनने से बहुत ही इरिटेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में कोई जरूरत नहीं है, अभी हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों टीके लग चुके हैं। तो ये भी एक बहुत गलत चीज है, जैसे मैंने बताया अभी कि जो वैक्सीनेशन है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देते। Yes, vaccination can give you protection up to 60 to 65% or up to 70% based on the type of vaccine that you have taken. But वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड 19 हो सकता है, बट उसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो आप बहुत ही मिनिमल 15 डेज के जो क्वारंटाइन पीरियड होता है उसके अंदर आप रिकवर हो सकते हो, उसमें आपको कोई बड़े साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होगा, आप बहुत ही जल्द रिकवर हो सकते हो, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो आपको कोई भी प्रकार की बड़ी शारीरिक बीमारी से बचा सके। आपके जो लंग्स पे हमने जो स्ट्रेन्स देखे हैं, जो ऑल्टर्ड स्ट्रेन्स आए हैं कोविड 19 के, तो उससे वो सिवियरिटी जो क्रिएट करता है, सांस लेने में तकलीफ होना, लंग की फंक्शनैलिटी जो है उसके ऊपर अफेक्ट करता है, तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमर हो गए, आपको आपको कोविड 19 छू भी नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हम जब भी घर से बाहर जाए हम मास्क पहन के चले, हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ही पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें until and unless इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अपने हाथों को बार बार लगातार साबुन से धोए, सैनिटाइज करे,
और जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जिसे हम बोलते हैं, कोविड-19 अप्रोप्रिएट जिसे बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं, उनको फॉलो करें तो ये जो इससे भी कई ज्यादा मिथ्स आपने भी सुने होंगे कि वैक्सीनेशन से ऐसे होता है, वैक्सीनेशन से ऐसे होता है, तो ये सारी चीजें गलत है। वैक्सीनेशन आर वेरी वेरी सेफ। ओनली दोज हु आर एडवाइज नॉट टू टेक वैक्सीन बाय their प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स, ओनली दे आर नॉट अलाउड टू टेक द वैक्सीन। अदरवाइज 18 साल के ऊपर से जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं। अभी हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर क्या है। तो वैक्सीनेशन के लिए आपको आरोग्य सेतु या कोविन पोर्टल पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके फोन नंबर से रजिस्टर करना होता है, और उसके बेसिस पे आपको आपका स्लॉट सिलेक्ट करना होता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होता है। और आप अभी तो वॉक इन्स भी बहुत सारे हैं हमारे। आप तो आप जा सकते हैं वॉक इन, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है आपका, वो आप लेके जा सकते हैं, और आप अपने 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 आप को, अपनी फैमिली को वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन हमारी जो बीएमसी है, उन्होंने बोला है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है या तो हाउसिंग सोसाइटी है, वो अपने एरिया में, अपने प्रीमाइसेस में प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स लगा सकते हैं। तो इस वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज में हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हम पूरी सही तरीके से अपने सोसाइटी में जो वैक्सीनेशन कैंप्स है उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश करें। क्योंकि हमने बीच में बहुत सारे ऐसे न्यूज देखे हैं कि फेक वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है, हमारे यहाँ पे फेक वैक्सीन लगाए गए हैं। तो ये सारे जो स्कैम जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे रोक सके, तो ये कुछ महत्व के मुद्दे हैं जो आप आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में आप जब ये वैक्सीनेशन कैंप सेटअप करते हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही ध्यान में रखने के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी में एक मैनेजमेंट टीम होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम ऑफ अप टू 5 to 6 मेंबर्स आपकी जो सोसाइटी में है, तो उनको अलग अलग टास्क जो है आप डिवाइड कर सको। उसके बाद सबसे जरूरी है कि एक रजिस्टर्ड प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको हमेशा ये आपका जो स्टडी होता है, आप किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, कौन से वैक्सीनेशन सेंटर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, ये बहुत ही अहम हिस्सा है। क्यों आपको हमेशा ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहां पे आपको कोलैबोरेट करना है जो ऑथराइज्ड है वैक्सीनेशन देने के लिए, जिनके पास ट्रेन्ड वैक्सीनेशन स्टाफ है, जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज है वैक्सीनेशन के लिए, उनके जो भी इक्विपमेंट्स है वो अप टू डेट है, उनके पास जितना भी स्लॉट है वो वैलिड है। उसके बाद ये आपको वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपकी हाउसिंग सोसाइटीज के साथ उनको आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके वैक्सीनेशन अरेंज कर सकते हो। और आपका जो पेमेंट जो होता है, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स और आपकी हाउसिंग सोसाइटीज के जो पेमेंट होता है वो इंडिविजुअल होता है। इट इट वेरीज फ्रॉम प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, वन प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर टू अनदर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर। तो और उसके बाद सबसे दूसरा मुद्दा ये आता है कि आपके सोसाइटीज में जितने भी मेंबर्स ये वैक्सीनेशन कैंप में रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब वैक्सीनेशन कैंप के थ्रू वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, उन सभी को कोविन पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर करवाना होगा। और ये जो सारे जितने भी लोग हैं, उन जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका एक लिस्ट आपकी जो सोसाइटी कमिटी है, जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो आपकी सोसाइटी में है, जो हैंडल कर रहे हैं, उनके पास होना जरूरी है। प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन who is supposed to get the vaccination at your housing society's camp, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके हाउस हेल्प होते हैं, आपके घर में जो मेड्स आती है, जो कुक आते हैं, जो आपका क्लीनिंग स्टाफ होता है, वो सभी लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है आप उसके लिए एलिजिबल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी बेनिफिशियरी। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है आपको आगे बीएमसी में सबमिट करना पड़ता है, ताकि जो स्टेटिस्टिक्स है, जो डेटा हम कोविन पोर्टल पे देखते हैं कि इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इतने लोगों का फर्स्ट डोज का रजिस्ट्रेशन हो गया, सेकेंड डोज का तो ये जो डेटा जो मेंटेन करना है, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी स्टेप कि आपके पास जितने भी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, मैनेज कर सकते हैं।
दूसरा है कि अभी सेटअप कैसे होना चाहिए, सेटअप में क्या करना चाहिए, तो आपके पास 3 तरह के एरियाज होना, 3 तरह के बॉक्सेस जो एरियाज है आप यहाँ पे देख सकते हो वो होने चाहिए। तो पहला होता है वेटिंग एरिया। तो जितने भी बेनिफिशियरीज है, जितने भी लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, उनको इस वेटिंग एरिया में आपको बिठाना होगा 1 बाय 1। आप अगर चाहे तो आप उनको अलग अलग टाइम भी देख सकते हो। आपके बिल्डिंग में अलग अलग तरह के विंग है, ए विंग, बी विंग, सी विंग, तो उनको बता सकते हो कि ए विंग का वैक्सीनेशन आप सुबह 10 से 12 बजे तक में होगा। तो उनके वो विंग में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे वो वेटिंग एरिया में आके बैठेंगे। और वो वेटिंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, वहां पे भी सैनिटेशन फैसिलिटी होना चाहिए, वहां पे भी आपको मैंडेट करना होगा कि जितने भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उनको भी मास्क पहनना कंपलसरी जरूरी है। दूसरा है कि वैक्सीनेशन रूम। ये वैक्सीनेशन रूम के अंदर 2-3 चीजें जो है वो बहुत ही जरूरी है, वो होनी ही चाहिए वहां पे। तो सबसे पहला है टेबल। 4x2 का मिनिमम 4x2 का टेबल इज मस्ट, जहाँ पे वो वैक्सीनेशन के जो डोजेस है वो रख सके। उनका जो लैपटॉप होगा, जो 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 नर्सेस होंगी जो वैक्सीनेशन देंगे, उनका उनका टेबल होगा। और 2 चेयर, मिनिमम 2 चेयर इज इम्पोर्टेंट, वन फॉर द बेनिफिशियरी हु इज कमिंग टू टेक द वैक्सीन एंड अदर पर्सन हु इज गोइंग टू गिव द वैक्सीन। और वहां पे एक डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए, एक डस्टबिन बैग होना चाहिए, और एक फीमेल अटेंडी होनी चाहिए। जो जितनी भी महिला है वहां पे जो वैक्सीनेशन लेने के लिए आती है, उनके लिए फीमेल अटेंडी का एक फीमेल ट्रेन स्टाफ का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें ऐसा सेटअप होना चाहिए अगर आपके हाउसिंग सोसाइटीज में आप वैक्सीनेशन ड्राइव प्लान कर रहे हो तब। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन रूम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब यहाँ से जितने भी लोग हैं, जब आप वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लेने के लिए गए होंगे, तो वहां पे 30 मिनट्स आपको बिठा के रखते हैं। वो बिठा के इसलिए रखते हैं ताकि अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद सपोज आप पहला डोज ले रहे हो, आपको डॉक्टर ने भी एडवाइस किया है, आपको कोई एनाफाइलेक्टिक बीमारी नहीं है, आपको ब्लड क्लॉटिंग की कोई बीमारी नहीं है, आप परफेक्टली हेल्दी हो, और आपने वैक्सीनेशन ले लिया, पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका बॉडी रिएक्ट करे, अगर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं, तो आपको तुरंत से मेडिकल हेल्प मिली जाए, इसके लिए ये वेटिंग पीरियड बहुत जरूरी है। और ये सारे जो 3 एरियाज है उसमें हाउसिंग सोसाइटी की जो कमिटी है, आपने जो कमिटी बनाई है ये वैक्सीनेशन कैंप के लिए, उन्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हो तो गर्दी होने की, वो भीड़ होने की संभावना हो सकती है। और आजकल लोगों को किसी भी चीज के लिए वेट करना पसंद नहीं है। तो अगर एक हद से ज्यादा अगर टाइम ओवर टाइम हो जाता है तो लोग शायद वैक्सीन लेने के लिए नहीं आएंगे, या वहां से चले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ तनाव भरी सिचुएशन जो है, टेंशन की सिचुएशन हो सकती है। तो ये जब प्रोसेस स्मूथली होने के लिए आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी की जो कमिटी जो आपने इसके लिए बनाई है, उसको टाइम मैनेजमेंट और डेटा रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये वैक्सीनेशन जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज में जो कैंप्स अरेंज करते हो, तो डेटा मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें ये बहुत ही जरूरी है एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंप के लिए। तो अगर अभी हम बात करते हैं कि ये जो हमने कैंपेन ये किया है, तो उसमें आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनको हमारे साथ यूनाइटेड वे मुंबई के साथ रजिस्टर करना होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, हम वो चैट बॉक्स में आपको दे देंगे, तो आप उसके थ्रू हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी आपने ये जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है वो चीजें, और उसके साथ बहुत सारी अलग चीजें हम आपके हाउसिंग सोसाइटीज को बताते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, उनकी जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज जो होते हैं इसके रिलेटेड हम वो दूर करते हैं। और ट्रेनिंग के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सारे जो हाउसिंग सोसाइटीज है जो हमारे साथ ये सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन है कोविड-19 को रिलेटेड, सही और वैलिड इंफॉर्मेशन जो है, जो वेरीफाई की गई है, वो इंफॉर्मेशन को उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और
क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं, सब फेसबुक यूज करते हैं, सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सब यूट्यूब देखते हैं। तो ये जो गलत इंफॉर्मेशन जो है, जो हमने मिथ्स के बारे में बात की थी कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद, गलत अफवाहें जो है वो बहुत पहले स्प्रेड हो जाती है सही सही चीजों के भी पहले। तो ये चेन ब्रेक करने के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी ये पेंडेमिक को रिलेटेड और इन जनरल ऑल्सो जो भी सही इंफॉर्मेशन है, वो हम सबका इंडिविजुअल फर्ज बनता है कि उनको सही माध्यम के द्वारा सही लोगों तक पहुंचाए। जो भी गलत और मिस इन्फॉर्मेशन है उनको रोकने के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है, वो उनके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, उनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, वो ये सारी सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए मदद करें। और जब आप ये इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग लेने के बाद शेयर करते हो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो ये जो स्क्रीनशॉट्स उसके जो होते हैं वो आप हमें भेजेंगे, और हम आपसे आपके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे कि आपको कितने लोगों ने पूछा। हम चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग के बाद आप एज अ, जिसको हमने डिजिटल कोविड वॉरियर का टाइटल दिया है, तो आप एज अ सिटीजन आप रिप्रेजेंटेटिव बने कॉरपोरेशन के, और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करें। और जो भी हाउसिंग सोसाइटीज मैक्सिमम ये अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमारी मदद करेगी, उसे यूनाइटेड वे मुंबई और यूनिसेफ महाराष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया जाएगा डिजिटल कोविड वॉरियर के रूप में। ये हमारा जो है वो कैंपेन है, और अब तक 66 हाउसिंग सोसाइटीज जो है अलग अलग वार्ड्स से उसने हमारे साथ ये पार्टिसिपेट किया है, और वो बहुत ही एक्टिव है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी कमिटी की जो मीटिंग्स होती है उनके अंदर वो हमारे हम जो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की बात आती है, तो ये जो सारी वैलिड इंफॉर्मेशन जो है वो यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से आपको दी जाती है, ताकि आपको ये जो वैलिडेशन जो है इंफॉर्मेशन का आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसके व्हाट्सएप के थ्रू हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको ये आपके हाउसिंग सोसाइटीज के जो ग्रुप है, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका जो सोशल सर्कल है, उसमें हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करें। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9321783025। इसके ऊपर आप कभी भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं COVID-19 warriors@unitedwayMumbai। और इस कैंपेन के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपको आपको कोई भी सवाल हो, आप अभी अभी हमें पूछ सकते हैं। या तो आपको अगर हमसे जुड़े रहना है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जो 12 लिस्टेड वार्ड है उसमें भी आपका हाउसिंग सोसाइटीज नहीं आता है, तो भी आप हमारे साथ इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसी के साथ मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है, मेरा जो ये सेशन है, मैं समाप्त करती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच पूजा सिंधे।